जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 2। इसके पिछले सेशन में मैंने भाग 1 कंप्लीट करवा दिया था। भाग 1 देखो, भाग 1 में पढ़ना था संघ का नाम, उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड देयर टेरिटरी पढ़ना था। तो भाग 1 में आपको अनुच्छेद 1 से लेकर 4 कंप्लीट करवा दिया था। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने देखा राज्यों का एकीकरण, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट देखा किस प्रकार से जब भारत में जो छोटे छोटे प्रांत 552 छोटे छोटे अलग अलग प्रांतों में बटे हुए थे। लेकिन सरदार पटेल जी के उनके विवेक और बुद्धि की मदद से उन्होंने किस तरीके से सभी प्रांतों को एक बना करके यूनियन बनाया, एक संगठन बनाया, उसी को हमने बोला राज्यों का एकीकरण, जो 1947 से स्टार्ट होकर के कब कंप्लीट हुआ था? तो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 ईस्वी में। 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में जो हुआ था, उसके बाद से यह निर्णय लिया गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का एकीकरण हुआ। तब से उस समय 14 राज्य तो बन गए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। उसके बाद धीरे धीरे राज्यों का एकीकरण होते गया, रीऑर्गेनाइजेशन होते गया, राज्यों का मतलब कि अलग अलग राज्यों का गठन होते गया, और आज वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आज के इस लेक्चर के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से हम लोग भाग 2 और भाग 3 कंप्लीट करेंगे। देखो जितना भी संभव हो पाता उतना हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं भाग 2। भाग 2 में पढ़ना है नागरिकता, सिटीजनशिप पढ़ना है। तो देखो शुरुआत करते हैं भाग 2। ये सब चीजें देखो मैंने आपको पढ़ा दिया था। जितने भी तस्वीरें हैं, जो संविधान बनाने वाले जितने भी लोग थे, ये देखो, ये हमारे ये हो जाएंगे अम्बेडकर साहब हो जाएंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे, ये सरदार पटेल जी हो जाएंगे, नेहरू जी हो जाएंगे, और ये और भी बहुत सारे इसमें लोग हैं, मैं कुछ लोग पहचान नहीं पा रहा। ये देखो, ये असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, भारतीय संविधान सभा की जो असेंबली तस्वीर ली। अरे क्वालिटी थोड़ा सा लो है, जैसे मुझे मिला क्वालिटी, मैंने जो जैसा पिक्चर लगा मैंने यहाँ पर लगा दिया। ये सब चीजें मैंने आपको, या अगर इन सब चीजों के बारे में अगर देखना तो पहला लेक्चर देख के देखो, मैंने काफी गहराई से मैंने बताया। ये देखो, ये सेंट्रल लाइब्रेरी का तस्वीर है, जिसमें जो मूल संविधान है जो इंग्लिश और हिंदी में बनाया गया था, यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया था। देखो, संसद के दो सदन, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, और बीच में एक हॉल है। इसी हॉल में सभी लोग, ये हॉल बहुत बड़ा हॉल है, इसी हॉल में बैठ करके संविधान सभा बैठा था। संविधान सभा मिल करके जितने भी मेंबर थे, वो सारे मेंबर मिलकर के संविधान का निर्माण किया गया। तो इसी हॉल में बैठ करके संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था इसी हॉल में बैठ करके। ये हॉल कहाँ है? तो लोकसभा और राज्यसभा के बीचों बीच में एक हॉल है, सेंट्रल हॉल है, जिसको बोला गया सेंट्रल हॉल। और इसी हॉल में एक लाइब्रेरी है, जिसको नाम रखा गया सेंट्रल लाइब्रेरी। इसी हॉल में एक कैबिन बना हुआ है, एक मतलब कि समझिए एक बक्सा बना हुआ है, इसमें हीलियम से भरा हुआ बक्सा, जिसमें मूल संविधान, जो मूल दस्तावेज तैयार किया गया था, जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने संविधान अपने हाथों से लिखा था, और लिखने में कुल 6 महीने लगे थे। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा जो संविधान मूल रूप से जो तैयार किया गया था, लिखा गया था, उसी मूल संविधान को हीलियम से भरे बक्से में रखा गया। कहाँ रखा गया? बक्से में रखा गया, लेकिन कहाँ रखा गया? तो संसद के सेंट्रल लाइब्रेरी, या सेंट्रल हॉल बोल लो या सेंट्रल लाइब्रेरी बोल लो, तो संसद की लाइब्रेरी में रखा गया। ये कहाँ है? तो संसद के बीचों बीच, लोकसभा राज्यसभा के बीचों बीच में। ये सब चीज मैंने आपको बता दिया पहले लेक्चर में, आप जाकर देख सकते हो। ये देखो, ये प्रेम बिहारी, कहाँ गया तस्वीर? ये देखो, ये प्रेम बिहारी रायजादा जी, ये अपने हाथों से इन्होंने संविधान लिखा था, और हर एक पन्नों पर इनका हस्ताक्षर मिलेगा, प्रेम मिलेगा। और ये देखो, ये पेन निब से है, आप देख सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं भाग 2, नागरिकता। देखो, और मैंने आप लोगों से बोला था कि हर एक संविधान के कुल 22 भाग है, और हर एक 22 भाग में एक तस्वीर देखने को मिलेगा 8 बाई 13 इंच का। 8 बाई वो साइज याद रखना, 8 बाई 13 इंच का। अगर आपसे अगर उस तस्वीर का अगर साइज पूछा जाए तो 8 बाई 13 इंच का एक तस्वीर देखने को मिलेगा, हर एक भाग में मिलेगा। वो भाग में जो तस्वीर मिलेगा, वो तस्वीर बताता है कि इस भाग में क्या पढ़ना, मतलब उस भाग के बारे में एक प्रकार से समझ लीजिए संक्षिप्त रूप से, शॉर्ट रूप से विशेषता बताता है कि इस भाग में क्या पढ़ने को मिलेगा। मतलब समझ लीजिए उसकी विशेषता बताता है, उस भाग की विशेषता बताता है। तो देखेंगे भाग 2 में नागरिकता पढ़ना है, सिटीजनशिप पढ़ना है, जो अनुच्छेद 5 से 11 आता है। और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ कि नागरिकता जो संविधान में जो नागरिकता का चर्चा है किस भाग में? तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित चर्चा दी गई है। तो नागरिकता से संबंधित अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो कहां से कहां आता है? 5 से 11 तक। भाग 2 में नागरिकता पढ़ना है। पार्ट 2 कह लो या चैप्टर कह लो, जो समझना समझ लो, लेकिन आप संविधान पढ़ रहे हो तो चैप्टर अध्याय मत बोलो, पार्ट बोलो, हिंदी में भाग बोलो। तो भाग 2 में पढ़ना है नागरिकता। जो अनुच्छेद आता है 5 से 11 आता है, 5 से 11 अनुच्छेद पढ़ना है। लेकिन इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें किस तस्वीर का प्रयोग किया गया, उस तस्वीर का कुछ व्याख्या कीजिए। तो देखो, इसमें गुरुकुल का तस्वीर का प्रयोग किया गया। और ये तस्वीर किसके द्वारा बनाया गया था? तो मैंने आपको बताया था
कि शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा तस्वीर बनाया गया था। शांति निकेतन के कलाकार, मतलब शांति निकेतन समझ लीजिए एक प्रकार से इंस्टीट्यूट था, संस्थान था। उस शांति निकेतन के उसमें बहुत सारे कलाकार थे, उसमें से एक प्रमुख कलाकार थे नंदलाल बोस, श्री नंदलाल बोस जी के द्वारा, और उसके साथ उनके एक शिष्य भी थे, राम मनोहर सिन्हा, ऐसे कुछ करके नाम होगा, टाइटल याद नहीं है, राम मनोहर सिन्हा, शायद राम मनोहर सिन्हा ही होंगे। तो एक नंदलाल बोस के द्वारा शांति निकेतन के एक प्रमुख कलाकार थे श्री नंदलाल बोस जी, और उनके एक शिष्य थे राम मनोहर सिन्हा। तो उन्हीं के द्वारा ये तस्वीर बनाया गया था। केवल ये तस्वीर नहीं, संविधान के 22 भाग है, और 22 भाग की तस्वीर किनके द्वारा बनाया गया था, तो शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा। अगर नाम पूछा जाएगा तो श्री नंदलाल बोस जी के द्वारा बनाया गया था, और उनके शिष्य भी इसमें शामिल थे, राम मनोहर सिन्हा उनका शिष्य का नाम था। तो इसी प्रकार भाग 2 में एक तस्वीर देखने को मिलेगा। ये तस्वीर गुरुकुल का तस्वीर है, गुरुकुल का। तो गुरुकुल में देखेंगे आप लोग, पहले तो जाति धर्म कोई भेदभाव नहीं रहता था। गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, शिक्षा ग्रहण किया जाता था, उसमें जाति धर्म, किस जाति को किस धर्म को, उसमें कोई लेना देना नहीं होता, सब लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। तो ये तस्वीर आपको ये बताना चाहती है जो नागरिकता है, तो लोगों को जो भारत की जो नागरिकता है, भारत के जो नागरिक है किस प्रकार से रहना चाहिए, कि आपस में भेदभाव करना चाहिए? जी नहीं, आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखो आप लोग अस्पृश्यता का अंत पढ़ोगे, हाँ ना, अनटचेबिलिटी पढ़ोगे। अस्पृश्यता का अंत किया गया, मतलब जो छुआछूत है। देखो अब मैं आगे पढ़ाऊंगा, मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपको मौलिक अधिकार ये सब भाग 3 में देखने को मिलेगा। तो अस्पृश्यता का अंत किया गया, छुआछूत को अंत किया गया। इवन आप देखोगे कि जाति पाति से जो भेदभाव करते हैं, आप छोटी जाति को, नीच जाति को, इस प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते। तो नागरिकता ये तस्वीर के माध्यम से ये आपको बताना चाहता है। इसमें तस्वीर है गुरुकुल का, तस्वीर का इसमें साझा किया है, गुरुकुल तस्वीर का यहाँ पर लगाया गया। इस भाग 2 में देखेंगे गुरुकुल का तस्वीर यहाँ पर बताया गया, जिसकी ये विशेषता है। गुरुकुल में जिस प्रकार से बच्चे रहते थे, जिस प्रकार वहां शिक्षा ग्रहण करते थे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म, मतलब ना ही स्त्री पुरुष से कौन क्या है, लिंग के आधार पर, नहीं तो भाषा के आधार पर, नहीं जाति के आधार पर, नहीं धर्म के आधार पर, किसी प्रकार का गुरुकुल में भेदभाव नहीं होता। अर्थात ये तस्वीर आपको ये सीख देता है, ये विशेषता बताता है कि भाग 2 नागरिकता, अर्थात नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो जाति के आधार पर हो सकता है या धर्म के आधार पर। जाति या धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तस्वीर ये बताना चाहते हैं आपको, इसे आपको पालन करना है। अब देखो अनुच्छेद 5 से 11 आता है। लेकिन एक और प्रश्न अगर पूछा जाए कि नागरिकता है ये किस देश से लिया गया, कहां से लिया गया, तो ये ब्रिटेन से लिया गया। और भारत में एकहरी नागरिकता पाई जाती है, अर्थात एकल नागरिकता पाई जाती है। अब सर बोलोगे ये एकल नागरिकता क्या है, तो देखो एक एकल नागरिकता होती है, एक दोहरी नागरिकता होती है, और भारत में जो पाई जाती है एकल नागरिकता। और कहां से लिया गया, इतना याद रखो, कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेरे पीपीटी और पीडीएफ में नहीं है, मैं अपने तरफ से एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दे रहा हूँ। देखो एकहरी नागरिकता हो जाती है, एकहरी बोल लो, एकहरी में से एकल बोल लो, ये एकहरी सिंगल सिटीजनशिप, एकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता। और कहीं कहीं पर आपको दोहरी नागरिकता पाई जाती है, डबल सिटीजनशिप पाई जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं अमेरिका का, एक अमेरिका एग्जांपल ले लो, एक भारत का ले लो। भारत में भी एकहरी नागरिकता पाई जाती है, एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता क्या है, अगर कोई श्याम नाम का लड़का है, जैसे कि कोई राम, एग्जांपल मान लेते हैं, कोई राम नाम का व्यक्ति है, राम, तो राम नाम का व्यक्ति, उसके पास केवल एक ही नागरिक होगा। कहा, मैं भारत की बात करूं, पहले इंडिया की बात करेंगे, उसके बाद अमेरिका की बात करेंगे। तो भारत में एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, तो राम के पास एक ही नागरिक होगा। कहाँ का नागरिक, उस देश, उस संपूर्ण राष्ट्र का नागरिक होगा, अर्थात वो भारत का नागरिक हो। आपने ये कोई सुना है कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, या मैं, हालांकि इंट्रोडक्शन देने के लिए बोल सकते हो कि हाँ मैं बिहार से हूँ, आई एम बिलोंग्स टू बिहार, आप बोल सकते हो। अपने इंट्रोडक्शन देने के लिए, अपना परिचय देने के लिए आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मैं बिहार से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं महाराष्ट्र से, बोल सकते हो। लेकिन जब भी पूछा जाए कि बताओ आपका ओरिजिन कहाँ से, आप कहाँ के नागरिक हो, तो बोलोगे आप भारतीय नागरिक। आप बहुत सारा फॉर्म फिलअप करते हो, तो वहां पर आता है, ऑप्शन आता है, तो आपका सिटीजनशिप क्या है, तो आप ब्रिटेन भरते हो या इंडिया भरते हो, इंडिया नहीं भरते हो ना, तो मैं भारत का नागरिक हूँ। अर्थात ये नहीं बोल सकते कि मैं एक राज्य का नागरिक हूँ, आप ये बोलते हो कि मैं एक भारतीय हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ। ये हो गया एकल नागरिकता। एक व्यक्ति के पास एक ही नागरिक होगा, उस संपूर्ण राष्ट्र का नागरिक होगा, अर्थात उस देश का नागरिक होगा। लेकिन जब बात करते हैं दोहरी नागरिकता की बात करते हैं, डबल सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, अर्थात एक व्यक्ति के पास, अगर वहां डेविड नाम का कोई व्यक्ति है, एक हो गया राम, ये हो गया इंडियन, एक नाम लेते हैं डेविड नाम का कोई अमेरिकन व्यक्ति है, इसके पास दोहरी नागरिकता होगी। एक उस देश का नागरिक होगा, अर्थात वो अमेरिका का नागरिक होगा, और जिस स्टेट में रहेगा, जिस राज्य में रहेगा, उस राज्य का भी नागरिक होगा। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करो। भारत में ना, देखो मैंने अनुच्छेद फर्स्ट क्या पढ़ाया था आपको, राज्यों का संघ होगा, है ना, क्या होगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। और इंडिया अर्थात भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा। यूनियन, संघ का मीनिंग होता है यूनियन। तो यूनियन का हिंदी दो होता है, एक संघ होता है, एक संघ होता है, और एक दोनों का संघ, सॉरी,
यूनियन का मतलब होता है संघ, और इसका दो मीनिंग होता है हिंदी में, एक संघ होता है, एक और संघ होता है, लेकिन एक इंग्लिश में होता है यूनियन होता है, एक फेडरल होता है। लेकिन जो भारत है स्टेट ऑफ यूनियन है, मतलब राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरल ऑफ स्टेट। जो भारत जो राज्यों का संघ है ना, यूनियन है। यूनियन में क्या होता है ना, जो अलग अलग छोटे छोटे जो राज्य होते हैं वो आपस में समझौते करके राज्य का निर्माण ही होता है ना, उसमें क्या होता है, यूनियन होता है, संघ होता है। लेकिन जब बात करते हैं फेडरल की, जो बात करते हैं तो फेडरल में क्या होता है, जो छोटे छोटे प्रांत होते हैं, जो छोटे छोटे जो राज्य होते हैं, वो आपस में समझौता करके एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। मतलब कि चलो भाई हम लोग एग्रीमेंट करके, एक प्रकार से एग्रीमेंट करके, समझौता करके एक राष्ट्र का, एक देश का निर्माण करते हैं। वो देश, वो अगर राज्य जो एग्रीमेंट करके या जो समझौता करके जो राष्ट्र का निर्माण किया है, एक साधारण की प्रक्रिया की मदद से, और चाहेगा कि उस देश से अलग होना, तो अलग से हो सकता है। अगर जिस कंट्री का जो सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम है, जो शासन प्रणाली अगर संघात्मक है, अर्थात फेडरल है, तो फेडरल में क्या होता है ना, अगर कोई स्टेट है, एक्स नाम का कोई स्टेट है या वाई नाम का कोई स्टेट है, अगर चाहेगा कि इस देश से मुझे अलग देश घोषित करना है, मुझे इस देश से अलग रहना है, तो एक साधारण की प्रक्रिया की मदद से, एक संशोधन की मदद से वो उस देश से अलग हो सकता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ यूनियन की, तो यूनियन में आप नाक रगड़ लीजिए या कुछ भी रगड़ लीजिए, आप उस देश से, उस कंट्री से आप अलग नहीं हो सकते। दैट इज इंडिया। ये एक प्रकार से यूनियन है, इसको कह सकते हैं आप यूनियन, संघात्मक कह सकते हैं। संघ में क्या होता है ना, यूनियन में क्या होता है ना, यूनियन में अब एक बार अब राज्य शामिल हो गया, उस कंट्री के अंदर राज्य शामिल हो गया, तब कितने भी नाक रगड़ लो, उस कंट्री से अलग नहीं हो सकते। जैसा सिक्किम एक विदेशी राष्ट्र था, भारत का हिस्सा नहीं था। आप लोग पढ़े होंगे 35वां संविधान संशोधन के तहत सह राज्य बनाया गया था 1975 ईस्वी में, और 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 ईस्वी में, हाँ 1974 में सहराज बना था। 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में वो पूर्ण रूप से कंप्लीटली उसको राज का दर्जा दिया गया, पूर्ण रूप से वो राज का दर्जा प्राप्त कर लेता है। तो बताओ, पहले तो सिक्किम विदेशी राज था, लेकिन जैसे ही भारत का हिस्सा बना, भारत को जो राज्य बना, हिस्सा बना, तो क्या लगता है, वो पुनः जिस रूप में था उस रूप में वो प्राप्त कर सकता है? क्या वो भारत से अलग हो सकता है? जी नहीं, वो नाक रगड़ ले, भारत से अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया जो है स्टेट ऑफ यूनियन है ना, यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, यूनियन, फेडरल नहीं है। लेकिन जब बात करते अमेरिका की बात करते, वो फेडरल है। अगर वो चाहेगा, राज्य चाहेगा, एक साधारण प्रक्रिया की मदद से वो राज्य अलग हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताया कि वहां के सिस्टम क्या, वहां के जो गवर्नेंस सिस्टम, शासन प्रणाली क्या, ये तो आपको समझ में आ गया। वहां फेडरल सिस्टम है और इंडिया में यूनियन सिस्टम है। यूनियन में क्या होता है ना, अगर यूनियन है, संघ है, तो वहां एक ही, देखो सभी राष्ट्र तो एक ही है, यूनियन है, संघ है, तो यहाँ एकल नागरिकता पाई जाएगी। लेकिन सोचो, जहां फेडरल सिस्टम है, मतलब कि एक राज्य का भी वैल्यू है और एक देश का भी वैल्यू है, क्योंकि राज्य का वैल्यू तभी तो बोला जा रहा है ना कि उस देश से कभी भी अलग हो सकता है, एक साधारण की प्रक्रिया की मदद से वो देश से अलग हो सकता है। जब देश से अलग हो सकता है, इसका मतलब वहां दोहरी नागरिकता पाई जाएगी, वहां डबल सिटीजनशिप पाई जाएगी। इसीलिए अमेरिका में डबल सिटीजनशिप पाई जाती है, वहां दोहरी नागरिकता पाई जाती है, एक राष्ट्र का नागरिक और एक उस राज्य का नागरिक। अगर वो राज्य से अलग होगा ना, तो वहां का जो व्यक्ति होगा, उस राज्य का जो नागरिक होगा, तो जब अलग होने के बाद कहेगा कि मैं अब इस राष्ट्र का नागरिक नहीं रहा, अब केवल इस राज्य का नागरिक होगा। कब होगा? जब वो राज्य अलग हो जाएगा अमेरिका से, जब वो स्टेट अलग हो जाएगा, तब ये बोलेगा कि मैं केवल राज्य का नागरिक हूं, अब अमेरिका का नागरिक नहीं हूं। इसीलिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, क्योंकि वहां फेडरल सिस्टम पाया जाता है। फेडरल सिस्टम में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, एक राष्ट्र का नागरिक, एक उस राज्य का नागरिक। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्स नाम का स्टेट है या वाई नाम का स्टेट है, तो ये इस स्टेट का भी नागरिक होगा और अमेरिका का भी नागरिक होगा। इस प्रकार से उस व्यक्ति के पास, अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता पाई जाती है। ये बात समझ में? क्यों दोहरी नागरिकता पाई जाती है? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? क्योंकि वहां फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में ना, वो राज्य कभी भी अलग हो सकता है देश से, तो जब अलग हो सकता है तो एक राज्य का नागरिक हो गया और एक देश का नागरिक हो गया। फेडरल सिस्टम में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। लेकिन जब देखते हैं यूनियन सिस्टम, जब जहां देखते हैं संघ, जहां यूनियन है, जो राज्य भारत जिस कंट्री से अलग नहीं हो सकता, जो राज्य, जो भी स्टेट बोल लो या राज्य बोल लो या प्रांत बोल लो, तो जो देश से अलग नहीं हो सकता, मतलब कि जो यूनियन है ना, जिस गवर्नेंस सिस्टम का, जिस शासन प्रणाली का, जिस देश का शासन प्रणाली यूनियन है, यूनियन सिस्टम है, संघ है, तो उसमें एकाधिकार नागरिकता पाई जाती है, एकल नागरिकता पाई जाती है। अब बताओ, भारत तो पहला अनुच्छेद में बता दिया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। जब यूनियन ऑफ स्टेट है तो मतलब कि यूनियन पाया जाता है, इसीलिए भारत में एकाधिकार नागरिकता पाई जाइए। अब आते हैं अपने मूल कॉन्सेप्ट पर, भाग 2 नागरिकता। तो ये जो नागरिकता, ये कॉन्सेप्ट कहां से लाया गया था? ये ब्रिटेन से लाया गया था और भारत में एक ही नागरिकता पाई जाती है, एकल नागरिकता पाई जाती है। सोचो, केवल एक लाइन है, एक लाइन को समझाने के लिए मैंने इतना, इसके पीछे बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है, किसी कंट्री में, किसी राष्ट्र में 2 नागरिकता पाई जाती है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना कि भारत में पहला अनुच्छेद में वर्णन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, और
भारत जो इस मुल्क में रहते हैं, जो इस देश में रहते हैं, उसका केवल 2 ही नाम होगा। हालांकि बोल सकते हो कि आर्यभट्ट भी नाम है, हिंदुस्तान भी नाम है, भारत भी नाम है, इंडिया भी नाम है, अब बोल सकते हो 4-5 जितने भी नाम है बोल सकते हो। लेकिन संविधान क्या कहता है, पहला अनुच्छेद क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत। केवल 2 ही नाम होंगे, इंडिया कह लो या भारत कह लो। बहुत सारे कंट्रोवर्सी होते रहते हैं ना, तो आप लोग पढ़े लिखे युवा बनो, हाँ, अपने संविधान को पहचानो, संविधान को जानो, और ये पता करो कि जो भारत में जो ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है, इंडिया में जो कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि भारत नाम होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए, कि भाई पहला अनुच्छेद है जिसमें वर्णन है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। 2 ही नाम होंगे, भारत कह लो या इंडिया कह लो, 2 ही नाम होगा। और कैसा हुआ, राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा, जो कभी अलग नहीं हो सकता है। और भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है, मतलब एक व्यक्ति के पास एक ही नागरिकता होगी। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पर आधारित है। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, तो 1955 पर एक अधिनियम बनाया गया था, एक एक्ट पारित किया गया था। उस एक्ट में बताया गया था कि जो वर्तमान समय में है ना, मतलब कि साधारण से अगर इसको संक्षिप्त रूप में अगर मैं बताने की कोशिश करूं, जो एक्ट पारित किया गया था उस एक्ट में बताया गया था कि जिस समय वो जो 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू कर दिया गया था, तो उस समय जितने भी भारत में लोग थे सभी को नागरिकता दी जाएगी। किस एक्ट के तहत, तो अधिनियम 1955 के तहत। हम लोग जो भारत के नागरिक हैं, हम लोग जो कहते हैं कि आई एम इंडियन, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, है ना, मैं एक भारत का नागरिक हूँ, तो आप किस एक्ट के तहत करते हो। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ आप कहाँ के नागरिक हो, पाकिस्तान के नागरिक हो या चाइना के नागरिक हो या भारतीय नागरिक हो, तो बोलोगे सर मैं भारतीय नागरिक हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ। किस एक्ट के तहत, किस कानून के तहत, तो बताओगे 1955 अधिनियम, 1955 एक्ट के तहत मैं एक क्या हूं, भारतीय नागरिक हूं। ये याद रखना, आपसे प्रश्न कोई पूछे तो बता देना, या आप किसी से प्रश्न पूछना कि बताओ आप कहाँ के नागरिक हो, भारतीय, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, लेकिन किस कानून के तहत आप कह सकते हो। जैसे बोलोगे ना कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, मतलब क्यों बोलोगे, देखो मेरे आधार कार्ड में ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है, जो मेरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, भारत सरकार के जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो, तो मेरे डॉक्यूमेंट में लिखा हो कि मैं एक भारतीय नागरिक। नहीं, वो नहीं, आप संविधान के अकॉर्डिंग बताओ कि आप भारतीय नागरिक हो, किस एक्ट के तहत, किस कानून के तहत। अधिनियम तो वो कानून ही है ना, जो संविधान ने, जो सॉरी संसद ने, पार्लियामेंट ने जो पारित कर दिया और राष्ट्रपति ने जब उस पर सिग्नेचर कर दिया, उसको परमिशन दे दिया, जब इम्प्लीमेंट हो गया तो वो तो एक्ट बन गया, कानून बन गया। तो अब किस कानून के तहत आप बोल सकते हो कि मैं एक भारत का नागरिक हूं, तो अधिनियम 1955 के तहत आप बोल सकते हो कि मैं एक भारत का नागरिक हूं। तो नागरिकता संबंधित सर्वप्रथम विचार अरस्तु ने दिया था। ये समझ लीजिए, ये मतलब कि जो वनडे एग्जाम होता है, जैसे ग्रुप डी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, जो वनडे एग्जाम होता है, जो एमसीक्यू टाइप का होता है, तो वहां शायद पूछ सकता है क्वेश्चन कि नागरिकता संबंधित सर्वप्रथम विचार, या सर्वप्रथम जो विचार किसने प्रस्तुत किया, या सर्वप्रथम किसके मन में ये विचार आया, नागरिकता से संबंधित विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था, या किसने विचार प्रस्तुत किया था, तो अरस्तु ने। अरस्तु जो व्यक्ति, जो इसको इंग्लिश में बोला जाता है अरिस्टोटल, तो अरिस्टोटल ने, जो अरस्तु नाम का व्यक्ति है, इसी ने सर्वप्रथम नागरिकता से संबंधित विचार प्रस्तुत किया था। अब देखते हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है, तो स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जिस समय संविधान बनकर रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और जिस दिन लागू किया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, तो अनुच्छेद 5 ये कहता था जिस दिन संविधान बनकर रेडी हो गया था, उस दिन ये मान लिया जाता है कि भारत में जितने भी व्यक्ति हैं सभी को नागरिकता दी जाएगी, सभी को, चाहे वो पाकिस्तानी हो या अंग्रेज हो या कोई भी हो, सभी को नागरिकता दी जाएगी। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता दी जाएगी, सभी को नागरिकता दी जाएगी। मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप लोग बताओ कि वर्तमान समय में 2025 आने वाला है ना, तो वर्तमान समय में क्या ये अनुच्छेद किसी काम का है या नहीं है। आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि अनुच्छेद जो 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी, मतलब कि संविधान जिस समय बनकर रेडी हुआ था या जिस समय लागू किया गया था, तो उस समय स्टार्टिंग में सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी। क्या ये अभी मतलब कि ये काम के लायक है कि नहीं है। अनुच्छेद को इसको हटा देना चाहिए, नहीं हटा, हालांकि ये बोलना उचित नहीं होगा कि इसे हटा देना चाहिए, खैर पार्लियामेंट समझे। तो आप लोगों को ये प्रश्न है कि बताओ कि वर्तमान समय में ये अनुच्छेद किसी काम का है या नहीं है। चलो देखो अनुच्छेद 6 देखते हैं। पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति को नागरिकता, अंतिम तिथि रखी गई 19 जुलाई 1948 ईस्वी को। देखो जब 1947 जब भारत की आजादी मिल गई थी, तो उसमें भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों का बंटवारा किया गया था। पाकिस्तान का अलग बंटवारा किया गया था, भारत का अलग बंटवारा किया गया था। लेकिन प्रश्न यहाँ पर पूछता है कि किसको नागरिकता दी जाएगी, केवल भारतीय लोगों को, या जो देखो जब बंटवारा हो गया था तो कुछ लोग रहना भारत में ही रहना चाह रहे थे, लेकिन उसको जब बंटवारा होने के बाद पता चला कि मेरा तो जो भूमि है, जो मेरा जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में आ गया, लेकिन वो रहना चाह रहे थे, इंडिया में रहना चाह रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो भारत में इनका क्षेत्रफल आ गया, उसमें भारत में भूमि आ गया, लेकिन वो पाकिस्तान जाना चाह रहे थे। तो ये जो समस्या उत्पन्न हो रही थी, कुछ लोग भारत में रहना चाह रहे थे, कुछ पाकिस्तान में रहना चाह रहे थे, तो किनको क्या नागरिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है। तो पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति को, मतलब बंटवारा होने के बाद जिनकी भूमि पाकिस्तान में चली गई, बंटवारा होने के मतलब जस्ट उसी टाइम बंटवारा होने के बाद जिनकी भूमि पाकिस्तान में चली गई, लेकिन वो इंडिया में रहना चाहते हैं, अगर वो इंडिया में चले आएंगे तो अनुच्छेद 6 के तहत उन्हें नागरिकता दी जाएगी। कितना आराम से क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
इसीलिए मैं बोलूं कि एग्जाम्पल के माध्यम से, एकदम सरल माध्यम के, साधारण भाषा के, कोई यहाँ पर इंग्लिश में शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा, हालांकि मुझे भी इंग्लिश नहीं आता है उतना, कोई खास इंग्लिश मुझे आता नहीं है, तो साधारण सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करो भाई। देखो 1947 में 1947 ईस्वी में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, बंटवारा हो जाने के बाद एक दो अलग अलग देश बना, एक भारत बना, एक पाकिस्तान बना। लेकिन जब बंटवारा हो गया, जो लोग भारत में रहना चाह रहे थे, लेकिन गलती से या बंटवारा के बाद उनकी भूमि चली गई पाकिस्तान में, लेकिन वो कहाँ रहना चाह रहे थे? भारत में रहना चाह रहे थे। अगर वो भारत लौट आएंगे तो किस अनुच्छेद के तहत उन्हें नागरिकता मिलेगी? तो अनुच्छेद 6 के तहत उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे, उनकी भूमि भारत में आ गई, लेकिन वो पाकिस्तान जाना चाह रहे थे। कोई बात नहीं, वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन जैसे पाकिस्तान गए तो वहां का माहौल देखा कि ये मेरा माहौल नहीं है, रहने लायक नहीं है, यहाँ कोई इज्जत ही नहीं है ना, कोई यहाँ इज्जत ही नहीं, कोई माहौल ही नहीं है रहने लायक। तो वो दोबारा पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, तो क्या उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी? ये लोग जो बेचारे जो स्टार्टिंग में चले, जिनके पास समझदारी थी, जो स्टार्टिंग में चले, तो अनुच्छेद 6 तो उसे नागरिकता दे दिया। जिनके पास समझदारी थी कि मुझे इंडिया में ही रहना है, तो जो लोग चले उनको नागरिकता दे दी, अनुच्छेद 6 उसे नागरिकता दे दिया। लेकिन जो लोग गलती से चला गया पाकिस्तान में, लेकिन उनको एहसास हो गया कि भाई मेरा माहौल नहीं है यहाँ पाकिस्तान में, मेरा रहने लायक मेरा माहौल नहीं है, वो दोबारा इंडिया में चले आएगा, क्या उस व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जाएगी? तो यहाँ पर मुझे बॉर्डर मूवी का डायलॉग याद आता है, जो आई थिंक एक बॉर्डर मूवी का मुझे डायलॉग याद आता है। कोई सेना रहता है, सेना क्या था, आधी जंग में ना वो छोड़ करके घर निकल जाता है, वो घर निकल जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि भाई जंग छिड़ गई है, बहुत मतलब कि भारत पर अटैक करने वाले पाकिस्तान, बॉर्डर मूवी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो एक सैनिक रहता है, वो घर जाना चाहता है, तो लेकिन घर जाते जाते वो आधे रास्ते पे लौट आता है, क्योंकि जंग छिड़ चुकी थी ना, उसमें पाकिस्तान अटैक कर दिया था। तो जो सैनिक जैसे ही वापस आता है, तो वहां पर एक सनी देओल जी क्या कहते हैं, तो सनी देओल जी वहां पर कहते हैं कि सुबह का भूला अगर घर शाम लौट आए उसे भूला नहीं कहते। तो जैसे ही पाकिस्तान, वो तो भारत से पाकिस्तान चले गया, लेकिन उसे लगा माहौल वहां पर गड़बड़ है, लेकिन दोबारा लौट आया, तो यहीं पर वो डायलॉग फिक्स वहां पर फिट बैठता है कि सुबह का भूला घर शाम लौटा उसे भूला नहीं कहता, उसे भी नागरिकता दी जाएगी। तो सोचो कहां से एग्जांपल मुझे ढूंढना पड़ता है, हालांकि मैंने सोचा नहीं था, तुरंत ऑन द स्पॉट मैंने सोचा ये कि सुबह का भूला घर शाम लौटा है उसे भूला नहीं कहते। जो पाकिस्तान चला गया, उसको लगा पाकिस्तान हमारे लिए ठीक नहीं है, दोबारा लौटाए तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी। सुबह का भूला घर शाम लौटा है उसे भूला नहीं कहते, उसे माफ कर देना चाहिए बच्चा समझ करके। तो अनुच्छेद 7 कहता है जो पाकिस्तान चला गया लेकिन दोबारा आना चाहता है तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी। तो अनुच्छेद 7 के तहत जो दोबारा आ रहा है, पाकिस्तान चला गया दोबारा आ रहा है, तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 7वें के तहत, अनुच्छेद 7 के तहत उसे भी नागरिकता दी जाएगी। पहला नंबर। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? जो लोग पाकिस्तान में चले गए थे या गलती से नहीं, बंटवारा होने के बाद उनकी भूमि, उनका क्षेत्रफल पाकिस्तान में चला गया, लेकिन वो पहली बार पाकिस्तान से भारत आना चाह रहे थे, तो उन्हें अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और दोबारा लौट आएंगे तो उन्हें अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ये डेट कब तक होगा भाई? अगर डेट नहीं रखा हो तो पता चला, मुझे तो आज याद आया है, वो आज मैं उतना दिन से मैं उस माहौल में रह रहा था, लेकिन मुझे कभी दिमाग में से कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैं दोबारा भारत आता हूँ। तो एक डेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर डेट फिक्स नहीं होता तो आज भी आता है कि भाई हमें भी नागरिकता दो, कि संविधान तुम्हारा ये कहता है ना कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। इसीलिए संविधान सभा वाले ने एक डेट फिक्स किया था, नहीं तो पता चला 2025 में आएंगे वो लोग, भाई आपका संविधान बोलता है हमें नागरिकता दो, इसीलिए डेट फिक्स किया गया था, दोनों में डेट फिक्स किया था। तो जो पाकिस्तान से भारत आए उनका डेट फिक्स किया गया था 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 ईस्वी को जो पाकिस्तान से आ जाएंगे उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जो लोग गलती से चले गए, दोबारा से आना चाहते हैं, है ना, दोबारा आना चाहते हैं, तो उनकी अंतिम तिथि रखी गई थी 1 मार्च 1947। भाई ये तो मेरा बर्थडे का डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च, हालांकि मैंने कभी बताया नहीं, खैर एनीवे इग्नोर इट। तो जो लोग गलती से चले गए थे दोबारा आना चाहते हैं, तो 1 मार्च 1947 इनका डेट रखा गया था। 1 मार्च 1947 तो डेट यार। अनुच्छेद 6 में क्या डेट है? 19 जुलाई 1948, उसमें 1948 रखा गया, 19 जुलाई 1948। लेकिन जब अनुच्छेद 7 देखते हैं तो इसमें रखा गया 1 मार्च 1947। देखो अनुच्छेद 6 19 जुलाई 1948, अनुच्छेद 7 यहाँ 7 है, 7 वाला याद रखना, पहले 7 वाला याद रखना। 648 अनुच्छेद 6 19 जुलाई 1948, अनुच्छेद 7 यहाँ 7 है तो यहाँ 7 रखना। 1947 तो 1 मार्च 1947 इसका एक साल कम रखा गया, क्योंकि जो लोग आ रहे थे ना तो उनको भी तो कुछ लगना चाहिए कि जल्दी आ जाओ भारत। तो हमारा अनुच्छेद 6 कंप्लीट हो गया, 7 कंप्लीट हो गया। देखो
मेरा गला बैठ रहा है ना, सूख रहा है। आप लोग को मैं इतना बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग शेयर करो यार। मैं कभी बोलता नहीं शेयर करने के लिए, एटलीस्ट जो मैं संविधान पढ़ा रहा हूँ ना, ये मेरा दिल का करीबी का, ये मतलब कि मेरा दिल के तार है ये सब्जेक्ट पॉलिटी, इसलिए इसे शेयर करो भाई। इसमें मैंने काफी मेहनत किया, हालांकि मैं कभी बोलता नहीं शेयर करो, लाइक करो, ये सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन एटलीस्ट शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, ताकि ये खबर सबको फैल जाए। कोई संविधान पढ़ा रहा है, इतना गहराई से डूब कर पढ़ा रहा है और इतना बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहा है, शेयर करो यार। सब्सक्राइब करो या नहीं करो आपकी मर्जी, हटाओ, लेकिन शेयर कर दो एटलीस्ट। अब देखते हैं अनुच्छेद 8 क्या कहता है। तो विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों को नागरिकता बनी रहेगी। अब देखो, अब यहाँ पर बड़ा अच्छा प्रश्न उठता है कि जो भारत में रह रहे हैं, क्या उन्हें केवल नागरिकता दी जाएगी? जो विदेश में बेचारे कमा रहे, वहां नौकरी करे, वहां नौकरी, चलो साइंटिस्ट है या इंजीनियर है या कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई बिजनेस चला रहे हैं, क्या उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी? जबकि उनके बाल बच्चे, उनके मतलब उनके फैमिली वाले, उनके रिलेशन वाले सब भारतीय नागरिक है। तो क्या जो विदेश में रह रहे हैं या पढ़ा, जो बच्चा देखो, जो बच्चा चाहता है कि मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूं, है ना, इंजीनियर बनूं, कलेक्टर की पढ़ाई तो इंडिया में होती है भाई, मुखर्जी नगर में। तो जो इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई रिसर्च करना चाहता है या कोई बिजनेस ट्रेनिंग लेना चाहता है, बिजनेस सीखना चाहता है, तो विदेश जाता है, लंदन जाता है। देखो, मेडिकल की पढ़ाई सबसे बेहतर कहाँ मिलेगी? रशिया में मिलेगी या फिर यूक्रेन में मिलेगा। हालांकि दोनों मतलब की सांप और नेवली की तरह लड़ाई चल रहा है वहां पर ही। कौन जीतेगा अभी तो लड़ाई चल ही रहा है, कौन जीतेगा वो तो बात की बात, ये तो पॉलिटिक्स वाली बात है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये लड़ाई कब तक चलेगी, पॉलिटिक्स वाले मैटर है। तो अगर मेडिकल की पढ़ाई यूक्रेन, तो जिसमें जब यूक्रेन और चाइना का जब, सॉरी यूक्रेन और रशिया का जब लड़ाई चल रहा था, तो बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट थे जो एमबीबीएस वहां कर रहे थे, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, बहुत सारे वहां के मेडिकल, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था यार कि यूक्रेन में मेडिकल की अच्छे से पढ़ाई होती है। लेकिन जब ये युद्ध हुआ था तब पता चला था कि बहुत सारे वहां मेडिकल के स्टूडेंट है, अब पुनः भारत आना चाह रहे थे, तभी सभी लोगों को पता चला था कि वहां मेडिकल की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से होती है। हालांकि इंडिया में भी होती है, लेकिन कहने की मात्र इंडिया में होती है। जिनको सीट मिल गया तो नीट के थ्रू, तो उनकी पढ़ाई तो एम्स में अच्छी होगी। लेकिन फिर भी बोला जाए कि अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के माध्यम से, प्राइवेट कॉलेज के माध्यम से यूक्रेन में बहुत अच्छी मेडिकल की पढ़ाई होती है। तो जो लोग विदेश में जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए या इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए या साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए जाते हैं या बिजनेस की ट्रेनिंग लेने जाते हैं, बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं जितने भी स्टूडेंट है, चाहे या फिर तो ब्रिटेन में जाकर बहुत सारे लोग भी करते हैं, है ना, बहुत सारे बाद ब्रिटेन में जाकर के या कुछ अदर कंट्री में जाकर कुछ भी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, घूमने फिरने के लिए या फिर तो कुछ भी करने के लिए और विदेश जाते हैं या विदेश में रहते हैं या शौक से घूमने के लिए जाते हैं और 2-4 महीना रह भी गए वहां पर, क्या उनकी नागरिकता नहीं मिलेगी? क्या उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी? तो अनुच्छेद 8 ये कहता है कि विदेश में घूमो फिरो, कुछ भी करो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो आपकी मर्जी है, आपका मौलिक अधिकार है, हमें उससे कोई हस्तक्षेप नहीं करना, कोई मतलब नहीं। आपको नागरिकता दी जाएगी कि विदेशों में रहने वाले, चाहे स्टडी करो, पढ़ाई करो, बिजनेस करो, रिसर्च करो, कुछ भी करो या घूमने फिरने के लिए जाओ, आप विदेश जा रहे हो, आपकी नागरिकता बनी रहेगी, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा करके छोड़ देता है, खाली बताता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्न खड़ा करके छोड़ देता है। लेकिन अब देखो, लेकिन क्या कहता है अनुच्छेद 9, देखो, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। याद करो मैंने क्या पढ़ाया था, भारत में कैसी नागरिकता पाई जाती है? एक हरी नागरिकता पाई जाती है, एकल नागरिकता पाई जाती है, अर्थात एक व्यक्ति के पास एक ही नागरिकता होगा, दो नागरिकता आप नहीं रख सकते। पता चला भारत के भी नागरिक हो, यूक्रेन में चले गए, यूक्रेन की भी नागरिकता रख लिया, अमेरिका में चले गए, अमेरिका की भी नागरिकता आपने ग्रहण कर लिया, तो भाई गड़बड़ वाली बात है ना। आप जैसे अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, अपना परिचय कैसे दोगे? आप कहाँ के नागरिक हो? भारत में बोलेंगे मैं इंडियन नागरिक हूं, क्या आप इंडियन नागरिक हो? जी नहीं। तो अनुच्छेद 8 कहता है ना कि आप कहीं भी जाओ, उससे कोई मतलब नहीं, वो आपका अधिकार, घूमने फिरने की आजादी दी गई है। मैं आगे पढ़ाऊंगा, मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा कि आपकी आजादी क्या, आपको किस प्रकार से आजादी दी गई है, क्या क्या चीजों की आजादी दी गई है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन अनुच्छेद 8 कहता है कि आपके पर्सनल लाइफ से मुझे हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना, कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी करो, घूमो फिरो, पढ़ाई लिखाई कुछ भी करो, विदेश में जाओ, आपकी नागरिकता बनी रहेगी, नो मैटर, नो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न खड़ा करके छोड़ देता है। अनुच्छेद 9 में क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है जैसे विदेशी नागरिकता आप ग्रहण करोगे, चाहे वो यूक्रेन हो जाए, चाइना हो जाए या अमेरिका हो जाए, या किसी विदेशी नागरिकता जैसे ही आपने ग्रहण किया, आपके भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब तो सब ऑनलाइन का सिस्टम है। तो विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर आपका नागरिकता समाप्त। 8 कहता है आपकी नागरिकता बनी रहेगी, कुछ भी करो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता जैसे आपने ग्रहण किया, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एक ही नागरिकता पाई जाती है, एकल नागरिकता पाई जाती है। समझ में आ गया? नो मतलब कि सटला बेटा तो गेला। बिहार का एक फेमस एक डायलॉग है, मतलब बहुत सारे गाड़ियों में पीछे लिखा हुआ रहता है कि लटकना मना है। गाड़ी के पीछे दिल्ली में जाओगे ना तो ट्रक के पीछे लिखा मिलेगा कि लटकना मना है, अपनी रक्षा स्वयं करें, लटकना मना है। लेकिन बिहार में आओगे तो बिहार में देखने को मिलेगा लटकला बेटा तो गेला बेटा, मतलब कि लटकने से अगर कहीं गिर जाएगा तो फिर उसका डेथ भी हो सकता है। तो अनुच्छेद इस तरीके से कंबाइन करने की कोशिश करो, जोड़ने की कोशिश करो कि वहां पर जैसे अब कनेक्शन बनाओगे, है ना, वहां नागरिकता ग्रहण करोगे तो भारत में ऑटोमेटिक नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो सटला बेटा तो गेला बेटा, है ना, बिहार का डायलॉग है, अपना समझने की कोशिश करना। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? तो नागरिकता से संबंधित संरक्षण।
तो आपका नागरिकता से संबंधित संरक्षण मतलब कि अगर प्रश्न करो यार कि आपको नागरिकता दी जाएगी लेकिन आपको घूमने फिरने की आजादी नहीं है ना, आप शॉपिंग नहीं कर सकते, मॉल नहीं जा सकते, खाना पब्लिक प्लेस में खाना नहीं खा सकते, रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा, लेकिन आप भारत के नागरिक हो यार, लेकिन आपके साथ मतलब कि दो प्रकार से अलग अलग व्यवहार किया जाएगा। जो मतलब कि आप समझ लीजिए भारत कहने के लिए आपके भारत के नागरिक है। बहुत सारे लोग ये कंट्रोवर्सी करते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी है ही नहीं, डिक्टेटर है ना, जो यहाँ की जो सरकार है डिक्टेटरशिप बन गई है, तानाशाही बन गई है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती रहती है। हालांकि मैं इस कंट्रोवर्सी को कोई इसमें मैं ज्यादा पॉलिटिक्स में ज्यादा जाऊंगा नहीं, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत एक लोकतंत्र देश है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न खड़ा करते हैं कि भारत में वाकई में लोकतंत्र है। यहाँ बच्चे प्रोटेस्ट का अभी देखो ना, हाल ही में बीपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पर प्रशासन उस पर लाठीचार्ज कर दिए। बताओ क्या उचित होगा? भारत का अनुच्छेद भारत का जो संविधान है मौलिक अधिकार पढ़ोगे तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि हमें मतलब कि प्रोटेस्ट करने की, अपनी बात रखने की आजादी दी गई, मौलिक अधिकार दिया गया, हमारा अधिकार, दिस इज माई फंडामेंटल राइट। ये हमारा अधिकार है कि हम अपने बात, अपने विचार रख सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है यार, हमारा मौलिक अधिकार है। और कोई इसका उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके हम कहां सीधा जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यार। इवन हमें हाई कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर है तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। मतलब हाई कोर्ट से भी हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है और सुप्रीम कोर्ट से भी हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। बताओ, तो अनुच्छेद 19 का हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया। हालांकि कहीं कहीं पर कोई रोक भी लगाया गया है, जैसे कि छावनी है, सेना की छावनी, अब वहां जाकर करोगे हमारी मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, तो वहां आपकी मांगे इस तरीके से पूरी कर दी जाएगी, दोबारा आप इस लायक नहीं रहोगे कि बोल सकोगे कि हमारी मांगे पूरी करो। तो जो छावनी एरिया होता है ना, जो मतलब पुलिस का जो कैंटीन होता है, जो एरिया होता है, उस एरिया में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो कुछ प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना चाहिए शायद। हालांकि पुलिस के उनका कहना था कि, हालांकि वो अलग मैटर है कि क्यों लाठीचार्ज किया गया। बीपीएससी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका आंदोलन है कि भाई जो एग्जाम है कैंसिल कर देना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्होंने उल्लंघन किया। किस चीज का उल्लंघन किया? अनुच्छेद 19 का उल्लंघन किया, जो अभिव्यक्ति की आजादी दी गई, जो बोलने विचार प्रस्तुत, मतलब कि लोकतंत्र क्या कि जनता का द्वारा, जनता के लिए जनता का सरकार होना चाहिए। मतलब जनता का हम सरकार से सवाल भी कर सकते हैं। जनता है, लोकतंत्र में क्या होता है, जब सरकार से हम सवाल भी कर सकते हैं। इवन सरकार से केवल सवाल नहीं कर सकते बल्कि सरकार के खिलाफ हम आंदोलन भी कर सकते हैं, पुतला भी चला। अरे यार, हमारा अधिकार है, दिस इज फंडामेंटल राइट, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम पुतला भी जला सकते हैं, है ना, पुतला जला सकते हैं, उनके सरकार के खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं, सरकार के खिलाफ हम आंदोलन भी कर सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की परिभाषा है, ये लोकतंत्र के डेमोक्रेसी के डेफिनेशन है कि हम सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। केवल आवाज ही नहीं उठा सकते, इवन हम उनके खिलाफ जाकर, उनके विरुद्ध जाकर के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं कि जो आपने कानून बनाया ये कानून गलत है, इसको लागू नहीं होना चाहिए। इतना हमें अधिकार देता है। दिस इज पावर ऑफ डेमोक्रेसी। ये पावर हो गया डेमोक्रेसी का, लेकिन ये अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया। तो ये मैं बता रहा था, जिस प्रकार से अधिकार दिया गया उसी प्रकार से नागरिकता से संबंधित अधिकार दिया गया। नागरिकता अगर आपको अधिकार दे दिया कि आप भारत के नागरिक हो, लेकिन आपका सारे अधिकार जितना है ना आपका छीन लिया जाएगा, तो केवल आप नाम मात्र के लिए रह जाओगे कि मैं भारत का नागरिक हूं। भाई उसका संरक्षण भी तो करना चाहिए ना। अगर मैं कहीं आराम से रास्ते से अपने मतलब साधारण तरीके से मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, किसी का मैं कोई उल्लंघन नहीं कर रहा, नियम कायदे से मैं जा रहा हूँ, सारे ट्रैफिक को फॉलो कर रहा हूँ, तो क्या मेरा कोई नागरिकता का कोई जो मेरी नागरिकता है, भारत की जो मेरी नागरिकता है, क्या उसको कोई रद्द कर देगा, कैंसिल कर देगा? जी नहीं। लेकिन कल्पना करो अगर मैं संविधान के खिलाफ कोई करूंगा, जो देश की, अगर मैं सेना में भर्ती हो जाता हूँ या किसी प्रकार से सेना को कोई गुप्त सूचना मुझे मिल जाता है, और या किसी में मुल्क, किसी दूसरे कंट्री को अगर मैं ये गुप्त जानकारी में दे देता हूँ कि देखो भारत की सेना में ये होने वाला है, ये चीज है, कोई गुप्त जानकारी शेयर करूंगा, इसका मतलब क्या? मैं राष्ट्रद्रोही हूँ। हालांकि मैं ऐसा हूं नहीं, मैं अपने देश के प्रति बड़ा सम्मान करता हूं, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। तो उस व्यक्ति को राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। अतः इस एग्जाम्पल के माध्यम से उस व्यक्ति का नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये बात किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 10 अनुच्छेद में उल्लेख है, 10वीं अनुच्छेद में उल्लेख है कि आपका नागरिकता संबंधित संरक्षण बचाव तभी तक रहेगा जब आप संविधान के दायरे में रहकर के कार्य करोगे, चाहे अधिकारी हो या नेता हो या स्टूडेंट हो या आम पब्लिक हो, नो मैटर। संविधान इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता, कोई संविधान को इससे कोई मतलब नहीं है। आप एक भारत के नागरिक हो, आप एक भारतीय नागरिक हो, आपको संविधान का पालन करना होगा, संविधान का सम्मान करना होगा। इसीलिए जितने भी सांसद बनते, विधायक बनते, जब वो शपथ ग्रहण करते थे, ये अंत में बोलते कि मैं संविधान के दायरे में रहकर के संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। ये शपथ लेते हैं यार, वो बोलते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो या संसद हो या विधायक हो, ये बोलते हैं कि मैं संविधान का मैं संविधान के अंदर में, संविधान के दायरे में कार्य करूंगा, संविधान का सम्मान करूंगा मैं। इसीलिए जो संविधान के दायरे में कार्य करते हैं, जो संविधान का पालन करते हैं, उनका नागरिकता से संबंधित संरक्षण अर्थात उनका नागरिकता बने रहेगा। लेकिन जैसे ही देशद्रोही काम करता है, राष्ट्र के विरुद्ध काम करता है, संविधान के विरुद्ध काम करता है,
कोई उल्टा पुल्टा काम करता है तो उसके संविधान माना जाएगा, उसने संविधान के खिलाफ काम किया, देशद्रोही है, वो देश विद्रोही है, तो अनुच्छेद 10 के तहत उससे नागरिकता छीन ले जाइए। और दूसरे भी वजह, अगर वो पागल हो गया तो भाई कुछ भी कर सकता है, तो उससे भी नागरिकता छीन ली जाती है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, बताया गया कि अनुच्छेद 10 में भी अगर कोई पागल हो गया तो उससे भी नागरिकता छीन ली जाती है। तो आई थिंक आपको अनुच्छेद 10 समझ में आ गया। अनुच्छेद 11 देखते हैं। तो नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अब इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है यार, तो इसी लाइन से आपको समझ में आ जाता है। तो नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। नागरिकता से संबंधित विधानमंडल नहीं बना सकता, क्योंकि तो एक संसद होता है, एक पार्लियामेंट होता है जो केंद्र स्तर पर होता है, जो दिल्ली में, और एक होता है विधानमंडल जो हर एक राज्यों में है। हर एक राज्यों में विधानमंडल के भी 2 सदस्य होता है, 2 सदन होता है, 2 हाउस होता है। एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। देखो यहां से क्वेश्चन याद रखना कि विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, 2 हाउस होता है। एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। इधर जो बैठते हैं इसको कहते हैं MLA, इधर कहते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में बोला जाता है। इसको भी विधायक बोलो, इसको भी विधायक बोलो। हाँ, विधानसभा के सदस्य, और इसको बोला जाता है विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, ये यल है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बस इतना याद रखना। इसका हिंदी होता है विधानसभा का परिषद, सी से होता है काउंसिल का हिंदी होता है परिषद। तो विधान परिषद के सदस्य, विधान सभा की परिषद, दोनों का हिंदी में मतलब जनरली भाषा में इसको विधायक बोला जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा पावर होता है MLA का, MLC के भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा MLA को होता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। और एक होता है संसद, एक होता है पार्लियामेंट। संसद सांसद दोनों में अंतर होता है। देखो एक हो गया संसद, एक हो गया सांसद। तो देखो दोनों का क्या मीनिंग है। संसद कोई व्यक्ति है और संसद एक हाउस है। अरे हाउस नहीं, एक प्रकार समझ लीजिए पार्लियामेंट, इसका इंग्लिश होता है पार्लियामेंट। समझ लीजिए इस प्रकार से पार्लियामेंट है, इसको पार्लियामेंट का संसद बोला जाता है, संसद। इसमें आ की मात्रा नहीं होता। और इसमें जो मेंबर रहेंगे ना, जो आदमी, जो नेता इसमें रहेंगे, उसको बोला जाएगा सांसद। याद रखना, संसद और सांसद में अंतर है। संसद हो गया जो पूरे पार्लियामेंट को बोला जाता है संसद, और उसमें जो व्यक्ति जो बैठेंगे ना उसको बोला जाता है सांसद। आगे ना समझ में, संसद और सांसद। तो इसमें 2 सांसद होते हैं, एक होता है MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एक होता है MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इधर होता है इसको लोकसभा राष्ट्रपति। देखो तो देखो संसद और सांसद समझ में आ गया। तो इसके भी 2 सदन होते हैं, 2 हाउस होता है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया विधानमंडल का 2 सदन होता है, 2 हाउस होता है, विधानसभा और विधान परिषद। उसी प्रकार ये होता है हर एक राज्य, विधानमंडल हर एक राज्यों में होता है, और जो पार्लियामेंट है, जो संसद, वो केंद्र स्तर पर होता है दिल्ली में। तो इसका भी 2 हाउस होता है। हाउस को इंग्लिश में सदन बोला, हालांकि हाउस का हिंदी घर होता है, लेकिन पॉलिटी पढ़ रहे तो पॉलिटी हाउस का हिंदी होता है सदन। तो इसका भी 2 सदन होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा में बैठने वाले को कहते हैं MP, इसको भी कहते हैं MP। ये हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन जो MP, जो लोकसभा का जो MP है, जो सांसद है, इसको प्रत्यक्ष रूप से जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। तो प्रश्न यही पर था कि अनुच्छेद 11 क्या कहता है। तो नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। यहाँ सांसद नहीं लिखा हुआ, संसद का लिखा हुआ, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। केवल सांसद, यहाँ संसद लिखा हुआ, पार्लियामेंट। तो बताओ, आपसे प्रश्न, क्या विधानमंडल हस्तक्षेप करेगी, क्या कानून बनाने में हिस्सा लेगी, भाग लेगी। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने के लिए क्या विधानमंडल के या विधायक या MLA, कुछ भी बोला जाए, आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है। तो निम्नलिखित में 4 ऑप्शन रहेगा, MLA, MLC, MP और कोई मंत्री का नाम ले लिया जाएगा। बताओ तो किनमें किससे प्राप्त रहेगा। तो क्या MLA, MLC को क्या नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार क्या इन्हें प्राप्त है, क्या इन्हें अधिकार है नागरिकता संबंधित कोई कानून बना सकते। ये हस्तक्षेप ही नहीं कर सकते, कोई कानून बनाने में हिस्सा ले ही नहीं सकते। जब भी कानून बनाया जाएगा, नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाया जाएगा, तो उसमें भाग कौन लेंगे, संसद लेंगे, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा लेंगे। तो अनुच्छेद 11 समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक आज तक कितना ही टाइम कितना रहने दूं। तो देखो आगे क्या है। तो देखो नागरिकता ग्रहण करने के लिए प्रमुख चरण। तो आज आई थिंक समय पूरा हो गया। तो आई थिंक इतना रहने देते हैं। तो आज तक इतना ही, मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। कल हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता ग्रहण करने के लिए प्रमुख चरण। देखो मैं इसको बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, केवल अनुच्छेद। तो बहुत सारे यहाँ पर चीजें ऐसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको,
यहाँ केवल केवल अनुच्छेद मैंने लिख दिया, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं अपने मन से बता रहा हूँ जो एग्जाम के लिए है ना। जितने देखो ऐसा नहीं कि जो पीपीटी में जो पीडीएफ में लिखा हुआ आप उसी के नोट्स बनाइए, जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको भी आप गौर से सुनिए और उसको एक प्रकार से नोट्स में बढ़िया से फेयर कॉपी बना करके लिखिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं इसको बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा मतलब बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपनी शुद्ध हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ यार आपको। एग्जांपल भी बहुत अच्छा से एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, कभी कभी मूवी से मैं एग्जांपल उठा करके मैं आपको देता हूँ। तो आज तक इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।